मैं हूं प्रियंका संभव और आप जुड़े हुए हैं मनी 9 के इस लाइव शो में। हेलो मनी 9 हर शाम को 4 बजे मैं जुड़ती हूं आपके साथ लाइव। और मैं चाहती हूं कि पर्सनल फाइनेंस, टैक्स प्लानिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड, इनसे जुड़े आपके जो भी सवाल हैं हमें भेजते रहिए ताकि हम आपकी मदद कर सकते हैं। इस शो में हमारे एक्सपर्ट रहते हैं आपके साथ और वो आपके तमाम सवालों का जवाब देते हैं। तो आज हम फोकस करते हैं, यानी मंडेज का दिन है इनकम टैक्स के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख घड़ी की सुई की तरह टिक टिक करके करीब आती जा रही है। अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का अंतरिम बजट भी 1 फरवरी को पेश होना है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में हमने न्यू टैक्स रिजीम में कई तरह के बदलाव आते हुए देखे थे। पूरे साल न्यू टैक्स रिजीम पर खूब चर्चा हुई है। सभी लोग पूछ रहते हुए नजर आए कि पुरानी टैक्स रिजीम में बने रहें, नई चुन लें। अब समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, क्योंकि अब तो आपको रिटर्न भरने का टाइम भी करीब आ रहा है और उसके पहले आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी जमा करनी है। चुनावी साल होने की वजह से माना जा रहा है कि अंतरिम बजट टैक्स रिजीम को लेकर कुछ बदलाव नहीं करेगी, लेकिन वित्त मंत्री इससे पहले भी कई बार बोल चुकी हैं कि वो नई टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाएंगी, जो हम बनते हुए देख चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब जो उठ रहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम, क्या इसके कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट की डिमांड को और बढ़ाने की जो बात हो रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ये छूट मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है, लेकिन क्या इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है? क्या रूल अभी हैं, किस तरह से टैक्स छूट अभी आपको मिल रहा है और एक्सटेंशन की क्या मांग है, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिजज्ञान के को फाउंडर सीए मनोज लांबा। थैंक यू सो मच मनोज जी, आज आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार सर। तो मनोज जी से अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा हुआ, आप ये समझना चाहते हैं कि आपको पुरानी स्कीम में रहना है या नई स्कीम ज्वाइन करनी लेनी चाहिए, कोई भी मन में सवाल हो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, भेजिए अभी के अभी लाइव। मनोज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सवाल हम उनके सामने रखेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9311121874, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर भी आप जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर तो बहुत इजी है, देखिए ना, टॉप चैट बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ तुरंत लिखिए अपने सवाल। मनोज लांबा सर हमारे साथ बने हुए, अपने सवाल को जितने क्लियरली लिखेंगे, प्लीज ये हाथ जोड़ के निवेदन है, उतने इजीली हमारे एक्सपर्ट आपके सवाल को समझ पाते हैं। तो बिजज्ञान के को फाउंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज लांबा जी से बातचीत शुरू करते हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। सबसे पहले तो ये बताइए कि फरवरी 2023 के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर हुए बदलावों की वजह से ये रिजीम पूरे साल सुर्खियों में रही है। अब लेकिन डिसीजन का टाइम है टैक्स पेयर्स के लिए। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम को एक डिफॉल्ट रिजीम माना गया है, लेकिन आप किस तरह के टैक्स पेयर्स को कहते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइए, आप ओल्ड टैक्स में जाइए? क्योंकि मैंने देखा है आपके ही जितने सीएज हैं उनसे जब मैं बात करती हूँ तो कहते हैं कि आपको अपना पर्टिकुलर इंडिविजुअल कमाई और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को देख करके ये फैसला लेना है। देखिए मैम, न्यू टैक्स रजीम क्यों लाई गई, इसके पीछे सरकार की एक मंशा है कि लोगों के हैंड में जो कैश इन हैंड है वो ज्यादा जाए। न्यू रिजीम लाने के कारण थे, इसको और अट्रैक्टिव भी इसलिए सरकार ने बनाया। इसमें लास्ट ईयर तक हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की गई। इसके अलावा अगर आप ओल्ड स्कीम में रहना चाहते हैं और डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। न्यू टैक्स स्कीम डिफॉल्ट रिजीम है और जो नई स्कीम है ये एग्जम्पशन लेस और डिडक्शन लेस स्कीम है। इसमें एग्जम्पशन और डिडक्शंस को सरकार डे बाय डे कम कर रही है, इसमें ज्यादा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इसको अट्रैक्टिव बनाना है तो सरकार ने लास्ट ईयर आपने देखा कि 7 लाख रुपए तक के जो भी आय कमाने वाले या इनकम कमाने वाले लोग हैं उन्हें कर से मुक्त कर दिया। और साथ ही साथ सरकार ने कहा कि जो वेतन भोगी हैं उनका हम और ख्याल रखेंगे। उनको ख्याल रखते हुए उन्होंने 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दी। जी। और लास्ट ईयर एक सेक्शन है हमारा, सेक्शन 80 CCH, जिसमें अग्निवीर की बात हुई थी। जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो भी अगर नई स्कीम को ऑप्ट करते हैं और अग्निवीर स्कीम जो कॉर्पस बनेगा सरकार में उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको बिना किसी सीलिंग के जितना अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। यानी दो फायदे दे दिए, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दी और अग्निवीर लोगों को
उस कॉर्पस में कंट्रीब्यूट करने पे भी छूट दे दी। तीसरी चीज ये उन्होंने की कि जो 80CCD2 सेक्शन है जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो भी नई स्कीम वाले लोग पहले भी ले पाते थे, लास्ट ईयर चेंज नहीं आया क्योंकि ये 21 से चेंज है, वो भी स्कीम को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो नई स्कीम मेरे को लगता है अट्रैक्टिव है। किन के लिए, जो आपने कहा मैं ओल्ड स्कीम में रहना चाहिए, किनको नई में जाना चाहिए, इसके लिए हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। इसके लिए हम कोई गुरु मंत्र जिसे कहते हैं या टैक्स मंत्र नहीं दे सकते, एनालाइज करना पड़ेगा कि किन को नई स्कीम सूट करती है, किन को पुरानी स्कीम सूट करती है। ओके और इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी जा करके आप अपनी कमाई, अपने इन्वेस्टमेंट्स को जब डालेंगे तो वहाँ कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा। सो आप उसमें डालिए अपनी कमाई और पता कीजिए और कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि सबके लिए एक जवाब नहीं होगा। शायद मनोज जी को एक स्कीम सूट करे और मुझे और आप जो देख रहे हैं आपको कोई और स्कीम, मतलब ओल्ड और न्यू में, इसीलिए वो आपको अपने इंडिविजुअल फैसला लेना होगा। मनोज जी, एक और बात, PFRDA ने वित्त मंत्रालय से एम्प्लॉइज की ओर से अपने एनपीएस अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन के लिए न्यू टैक्स रजीम में छूट देने की अनुमति देने की मांग की है। तो आपको क्या लग रहा है? आपने भी बात की, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसमें आ ही गया है, अब बात हो रही है कि एनपीएस में भी वैसी ही छूट मिले। आपको लग रहा है कि ऐसी छूट मिल सकती है? और अगर और छूट हम ऐड कर देंगे न्यू टैक्स रजीम में तो उसका जो पर्पस है, आपने जैसे बोला कि क्यों उसको लाया गया, वो कहीं ना कहीं डिफीट हो जाएगा? देखिए मैम, इस साल जो बजट आने वाला है, ये अभी 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा ये अंतरिम बजट है। हम्म। अभी फुल फ्लैज बजट जो आएगा वो जुलाई में आएगा। अंतरिम बजट में सरकार हमेशा वोट ऑफ अकाउंट पेश करती है और पॉलिसी ऐलान कम होते हैं। लेकिन क्योंकि सरकार को अभी इलेक्शन के लिए जाना है, कुछ जन लुभावने वादे भी करने हैं, जनता को कुछ आकर्षण भी देने हैं, तो ये इलेक्शन ईयर है, तो सरकार भी ये चाहेगी कि हमारी थर्ड टर्म रिपीट हो। तो ऐसे में हम अपने करदाताओं को कुछ इस तरह की छूट दें जिससे कि हमारी जो नई स्कीम का सपना है वो तो साकार हो ही हो, और ज्यादा लोग नई स्कीम को आकर्षित हों और हमारे वोट बैंक में भी कुछ और वोट ऐड हों। तो इस नीति को लेके सरकार, जो आपने सवाल पूछा है कि एनपीएस में कोई टैक्स डिडक्शन दी जा सकती है या कोई कर रियायत दी जा सकती है, सरकार इस पर डेफिनेटली विचार कर सकती है। और जो हमारे पेंशन डिपार्टमेंट ने डिमांड रेज की है वो एक जायज डिमांड है। वो सेक्शन 80CCD1P, जिसमें हमें 50,000 रुपए की एडिशनल छूट मिलती थी। तो अगर कोई एम्प्लॉय या कोई एसएससी 50,000 अलग से एनपीएस में डालता है एटीसीसी के अलावा, तो उसमें 80CCD1B में 50,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलता बिल्कुल, है। 1.5 लाख से तो ये ऊपर एडिशनल आपको मिलता बेनिफिट, है। हाँ हाँ, तो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए या सभी के लिए सरकार ये सोच सकती है कि 50,000 रुपए का एक एडिशनल बेनिफिट उन्हें और दे दिया जाए। ओके अभी तो मनोज जी, न्यू रजीम में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर छूट अभी भी मिल रही है, राइट? न्यू जी रजीम में जी। अब बात हो रही है कि जो एडिशनल 50,000 एटीसी के ऊपर जो आपको मिलता है, क्या वो एम्प्लॉय जब खुद निवेश करे तो उस पे उसे दिया जा सकता है? लेकिन ये बताइए, आपने क्या देखा है बजट्स में, क्या आपको लग रहा है अंतरिम बजट में कुछ इस तरह का फैसला आ सकता है, या फिर हमें जुलाई में जब फुल फ्लेजेड बजट आएगा तभी इस तरह की घोषणा होगी? क्योंकि अंतरिम बजट में तो ज्यादा इस तरह के फैसले और बात नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बात हो नहीं सकती, जनरली कम होती है। लेकिन हमने लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट टाइम भी देखा था, जब मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले बजट पेश किया था तो काफी सारे कर बदलाव किए गए थे, जब काफी पीयूष सारे गोयल कर जी ने आकर्षण जो स्कीमें बजट लाई पेश गई किया थी। था मेरे ख्याल से। जी। तो इस साल भी ऐसा लगता है क्योंकि सरकार को इलेक्शन के लिए जाना है और सेंट्रल के इलेक्शन है, पूरे देश के लिए हमें पॉलिसी रोड मैप तय करना है, तो सरकार कुछ जन लुभावने वादे कर सकती है। एनपीएस में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा मेरे को एक एरिया और लगता है जहां पर सरकार टच कर सकती है, वो है एचआरए। वेतनभोगी कर्मचारियों को एचआरए की छूट दी जा सकती है क्योंकि नई स्कीम में एचआरए की छूट नहीं मिल रही है। या जिन लोगों ने हाउसिंग लोन ले रखा है, तो हाउसिंग लोन के ब्याज की छूट को भी नई स्कीम में खत्म कर दिया गया है। अगर वो 2 लाख रुपए की छूट सरकार ऐलान कर दे तो बाकी छूटों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओके। आज के टाइम में हर एक को अपना घर चाहिए।
और जिन लोगों ने घर लोन लेके बनाया हुआ है, नई स्कीम में जाने पर उन्हें ब्याज तो 2-3 लाख रुपए भरना पड़ रहा है, क्योंकि घर तो लोन लेके बना लिया था। पहले ब्याज की छूट मिलती थी, अब नए रजीम में ब्याज की छूट नहीं मिल रही है। तो मेरा सरकार से इस मंच के थ्रू ये निवेदन है कि सरकार जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की 2 लाख रुपए की छूट है वो नई स्कीम में भी बहाल करे, और ताकि उस 2 लाख की छूट के जरिए एक सफिशिएंट अमाउंट का रिलीफ वेतनभोगी कर्मचारियों को मिल सके। न्यू टैक्स रिजीम में आप कह रहे हैं कि इसे लाना जी चाहिए। जी ओके, जी। सेक्शन 24 का बेनिफिट जो आप होम लोन लेते हैं 24B का बेनिफिट अलाउ करना चाहिए। अलाउ करना चाहिए। ओके, अब मैं एनपीएस पर एक बार फिर से आना चाहूंगी। अभी जो एनपीएस पर छूट मिलती है ओल्ड रिजीम में, ATCCD1, ATCCD1B, ATCCD2, तो इनमें किस तरह की छूट मिलती है, क्या क्या छूट, कौन कौन कैसे छूट लेता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जो लोग एनपीएस में निवेश करते हैं वो इसे समझ सकें, और इसमें ये भी बता दीजिए कि न्यू टैक्स रिजीम में कितनी छूट मिलती है। देखिए मैम, बहुत अच्छा सवाल है। सरकार नई पेंशन स्कीम इसलिए लाई थी कि वो चाहती थी कि जब एक आदमी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उसके पास एक सफिशिएंट फंड हो, उसे जो पेंशन मिले वो एक हैंडसम अमाउंट की मिले, और उसके लिए लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें और एक हैंडसम अमाउंट कंट्रीब्यूट करें, और उनके हाथ कंट्रीब्यूशन करने के लिए उन्हें कर रियायतें भी मिली। लेकिन जब से ये ओल्ड रजीम और न्यू रजीम वाला सिस्टम चला, नए रजीम में हमें कम रियायतें मिल रही हैं। पहले समझते हैं कि ये एनपीएस पर कर रियायतें है क्या। हमारे इस के लिए एक सेक्शन है, धारा है 80CC-D। 80CC-D की सब धारा 1, उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई भी इंप्लाई या कोई भी एसएससी नई पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है, इंप्लाई और एसएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंप्लाई कंट्रीब्यूशन, तो उसको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है 80CC-D1 में इंप्लाई कंट्रीब्यूशन पर। लेकिन ये जो छूट है ये 80CC और 80CC-D सबसेक्शन 1 को मिलाकर टोटल अमाउंट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। सपोज आपने LIC की 50,000 रुपए की छूट ली और यहां भी 1.5 लाख रुपए डाले हैं, तो आपको यहां पर टोटल 1,50,000 रुपए तक ही छूट मिलनी है, तीनों को मिलाकर कम्युनिटी फंड। अब बात करते हैं 80CC-D1B की। ये कहते हैं कि एसएससी और इंप्लाई एनपीएस में 50,000 रुपए तक एडिशनल कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर उसने एडिशनल कंट्रीब्यूट भी किया तो 80CC-D1B में 50,000 रुपए की छूट उसे और मिल जाएगी। ओके। अब बात करते हैं 80CC-D2 की। ये इंप्लाई कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, ये इंप्लायर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि इंप्लाई के साथ इंप्लायर को भी कंट्रीब्यूट करना होता है, तो इट इज टॉकिंग अबाउट इंप्लायर कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर क्या है कि अगर कोई इंप्लायर आपके नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसकी छूट मिलती है 80CC-D2 में। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 10% ऑफ सैलरी तक, सॉरी 14% ऑफ सैलरी तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, और अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये अमाउंट 10% है, यहाँ पर 10%। तो निजी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी बेसिक का सीमा 10%। 10% है। यस। ओके ओके। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14%। ओके, तो बहुत अच्छे से आपने समझा दिया मनोज जी। 80CC-D1 और 80CC-D1B जो है वो इम्प्लॉय, यानी कि मैं अगर कंट्रीब्यूट करूंगी पहले तो 80CC-D जिसमें और भी 80C के तमाम निवेश होते वो होगा, फिर 1B होगा, 50,000 अतिरिक्त जो है वो छूट मैं ले सकती हूँ। 80CC-D2 जो है वो मुझे मिलता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे। अब इन तीनों में वो कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो एनपीएस में अभी एनपीएस का ये कंट्रीब्यूशन न्यू टैक्स रिजीम में जो मान्य है? देखिए, जो नई स्कीम में जा रहे हैं ना, अब न्यू टैक्स रिजीम जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें 80CC-D2 वाला मिल रहा है। ओके, और वो ना सेम रहेगा 80CC, 14 और 10 जो आपने बताया? हाँ वो से नहीं, 80CC-D2 वाला है मिल रहा है, और 14 और 10 सेम रहेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% तक हो सकता है आपकी बेसिक का। अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है तो 10%। ओके ओके। तो आप
कि आप इस पक्ष में हैं जो पीएफआरडीए भी जो मांग कर रहा है कि भाई आप एनपीएस को छूट दीजिए, आप भी इस पक्ष में हैं कि ये जो एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस पर छूट मिलना चाहिए, राइट? देखिए, अब हम बातें कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने की। ये तभी होगा जब हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं उन्हें एक हैंडसम अमाउंट बुढ़ापे में पेंशन के रूप में मिलेगा। और जो ये नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई थी, इसका मेन पर्पस था कि हमारे बुजुर्गों को एक हैंडसम अमाउंट मिलता रहे, यह एक डेवलप्ड कंट्री में होता है, ताकि वो बेसिक फैसिलिटीज के लिए सरकार से डिमांड ना करे, अपना गुजारा अपने आप कर सके। अगर हम इस पर टैक्स रियायत खत्म कर देते हैं या इसे कम आकर्षक रखते हैं, तो ये लोग पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करना बंद कर देंगे। जो हमारे आत्मनिर्भर भारत का सपना है, या 2047 तक जिसे हम अमृत काल का भारत कह रहे हैं, वो अमृत काल का भारत फिर अमृत काल का भारत नहीं रहेगा। तो सरकार भी इस बात को समझती है, मोदी गवर्नमेंट का ये विजन है कि ये अट्रैक्शन को मिलना चाहिए, और ये 50,000 की जो मांग की गई है, ये सबकामियां हो सकती है। ओके, सो एक मांग जो नजर आ रही है, अब देखते हैं, वो तो फैसला अंतिम तो अंतरिम बजट में ही पता चलेगा या फुल फ्लेजेड बजट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करने की बात कह रही है हो रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर मनोज जी का कहना है कि भाई आप साथ में इंटरेस्ट पर जो छूट मिलती है 2 लाख की वो भी दीजिए, एचआरए भी दीजिए। तो ये सारी जो है डिमांड लिस्ट तैयार है इस बार के बजट में।